ओके। जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 12th का आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो सब्जेक्ट है इसके मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है बच्चों कि आने वाले एक दो दिन में ही यानी कि 21 सितंबर 2023 को आपका हिस्ट्री का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये कंडक्ट करवाया जाना है। ठीक है, तो अगर आप डेली बेसिस पे हमारी वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा हमने आपके हिस्ट्री के मिड टर्म की तैयारी के लिए ऑलरेडी आपको 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर, जी हाँ बच्चों, 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में आपको बहुत अच्छे से करवाए हुए थे। ठीक है, लेकिन जब मैंने कल एक वीडियो डाली तीसरे सैंपल पेपर की तो बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर जी एक प्रैक्टिस करने के लिए, हमारी तैयारी के लिए आप एक और सैंपल पेपर लेके आ जाइए ताकि हम और एमसीक्यूज को और क्वेश्चन हमारा इंट्रोडक्शन हो सके, हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ सकें। ठीक है, तो स्पेशली आपकी डिमांड पर आज की इस वीडियो में हम अपने हिस्ट्री के सैंपल पेपर नंबर 4 यानी कि चौथे सैंपल पेपर को समझने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, नॉर्मली हम आपके लिए हर एक सैंपल पेपर के 2 वीडियो बनाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम अपने सैंपल पेपर नंबर 4 को एक ही बार में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए आज की ये जो वीडियो है वो अराउंड आपकी 50 मिनट से लेके 1 घंटे तक की बनेगी, लेकिन पूरा देख लेना, आपको पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छी तरह से मैं यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, अगर आपको अपने 3 सैंपल पेपर की सारी वीडियोस देखनी है, कोई मिस कर दिया है आपने, तो मैं वो जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगा और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे भी दे दूंगा। ठीक है, ताकि आपको कोई वीडियो आपने मिस कर दिया तो जाके देखना। ठीक है, और वीडियो के बीच में कहीं मैं भूल ना जाऊं तो इसीलिए आपको आपका हिस्ट्री का जो 21 सितंबर 2023 को मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का, सभी बच्चों को मेरी तरफ से और हमारे चैनल की पूरी टीम की तरफ से आपको आपके हिस्ट्री के मिड टर्म के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बिना टेंशन के पेपर करना, अच्छे से तैयारी कर ही लोगी आपने। तैयारी के लिए एक और पेपर हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक पेपर के पैटर्न को नहीं समझा है या फिर जो नए हैं पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, आपको पता है तो आप 2 मिनट का स्किप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पेपर 3 घंटे का होगा, मॉर्निंग इवनिंग का, और ये 80 नंबर का आएगा। पेपर के पैटर्न को समझने के लिए आप उसके सामान्य निर्देश को जरूर पढ़ें, क्योंकि इसी से आपको पैटर्न पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री के पेपर में जो है टोटल आपके 6 खंड होंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 32 होंगे। ठीक है, जिसमें खंड का जो रहेगा आपका, इसमें 1 से 20 हमारे एक एक अंक के टोटल जो है वो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। ठीक, फिर खंड खा जो रहेगा इसमें एक ही क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का स्रोत आधारित, और ये भी रहेगा आपका एमसीक्यू वाला। ठीक है, फिर खंड गा आ जाता है, इसमें 22 से 25 हमारे 3 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, जिनका आंसर आपको ज्यादा से ज्यादा 100 शब्दों में देना है। और इसमें आपको एक क्वेश्चन जो होगा उसमें अथवा भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि चॉइस मिलेगी। ठीक है, फिर खंड घा आ जाता है हमारा, जिसमें 26, 27, 28 ये हमारे 8 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, और इन तीनों के तीनों क्वेश्चन में आपको अथवा मिलेगा, और इसमें आप जो है 350 शब्दों में अधिक से अधिक आंसर दे सकते हैं। ठीक है, पांचवा खंड जो है ये आ जाएगा हमारा, इसमें हमारे 5-5 नंबर की 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये होंगे हमारे स्रोत आधारित। फिर एक सेक्शन हमारा जो एफ आ जाएगा, इसमें हमारा एक ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 32, और ये रहेगा मैप का। और बेसिकली मैप कितने का आएगा, 5 नंबर का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम खंड का, खा, गा, घा, 5 और छठा सभी को हम बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वहां से अपने पेपर को देख सकते हैं, क्योंकि अभी हम जो पेपर देखेंगे वो मैं आपको हिंदी में तो समझाऊंगा ही अच्छे तरीके से। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होंगे उनके लिए भी यहाँ पे आंसर को प्रोवाइड मैं कर दूंगा, ताकि आप उन क्वेश्चन को समझ सकें। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे, सेक्शन ए में 1 से 20 आपके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 केस बेस्ड रहेगा और ये 3 मार्क्स का एमसीक्यू। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 22 से 25 यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन। एंड सेक्शन डी में आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल 3। एंड सेक्शन एफ में 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन विच इज सोर्स बेस्ड। एंड सेक्शन एफ में 5 नंबर का आपका मैप होगा, ये 32 क्वेश्चन होगा। ठीक है, पैटर्न आप समझ गए। चलिए अब यहां से हम शुरुआत करेंगे बच्चों अपने पेपर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा आज के इस पेपर का जो खंड ए है, सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अभी हम इसमें सबसे पहले 20 एमसीक्यू प्लस में जो स्रोत आधारित है 3 एमसीक्यू इनको करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन 23rd एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है
आप लाइव चैट में, ठीक है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरे आंसर देने से पहले अपने मन ही मन जरूर आंसर देना, ट्राई करना आंसर देने की, अगर आपको पता होता है, ठीक है। फिर भी ट्राई करना नहीं पता है तो पता लग जाएगा कि आपका आंसर क्या था और आपने कितनी तैयारी कर रखी है, ठीक है। और जब वीडियो एंड हो जाएगी, ठीक है ना, तो आप मुझे बताना 23 में से कितने एमसीक्यू का आपने राइट आंसर दिया था, ठीक है बच्चों। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो कृषि प्रौद्योगिकी है, यानी कि वहां पे जो खेती होती थी, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए हमें पता है, हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं बच्चों, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोग हलों का और बैलों का उपयोग करते हैं। जैसे मोहरों पे चित्र वगैरह मिले हैं, ठीक है, मिट्टी के हल्के प्रतिरूप भी मिले हैं, इससे पता चलता है। दूसरा है, दो फसलों को उगाते थे, क्योंकि हमें जो खेत हैं, कुछ ऐसे खेतों के साक्ष्य मिले हैं जो जुते हुए थे, और जहाँ पे जो हल था ना, वो खेत को ऐसे समकोण पे काटता था। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे दो फसलें उगाई जाती होंगी, ठीक है। सिंचाई के लिए बच्चों नहरों के अवशेष मिले हैं और जलाशय के अवशेष मिले हैं, ठीक है। लेकिन ये कहना कि ये लोग कटाई में लोहे के औजारों का उपयोग करते थे, ये कहना गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि हम सभी को पता है हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे नामक जो धातु है इससे परिचित नहीं थे, ठीक है। इसीलिए कैसे औजारों का उपयोग करते थे, लकड़ी के या फिर धातु के जो पैनी नोक वाले होते थे उनका उपयोग करते थे बेसिकली, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। इसी तरीके से इंग्लिश में आ जाएगा, चॉइस व्हाट इज रॉन्ग अबाउट द एग्रीकल्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इट इज यूज द आयरन टूल्स इन कटिंग, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, जो अलवार और नैनार भक्ति संत थे, इनका संबंध किस राज्य से है। तो किस राज्य से बताएंगे फटाफट से, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो आपका जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें यूपी का और एमपी का ज्यादा कोई वर्णन नहीं है, हालांकि कवि जी का तो है लेकिन वो थोड़ा अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे या तो तमिलनाडु हो सकता है या फिर अलवार हो सकता है, और भक्ति संतों की जहां तक बात रही तो ये तमिलनाडु के संबंध में है, अलवार और नैनार, ठीक है। एक चीज और बता दूं, जैसे जो नैनार संत थे ये किसकी पूजा करते थे, ये भगवान शिव की पूजा करते थे, और अलवार जो थे ये भगवान विष्णु की पूजा करते थे। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे पूछा जाएगा कि नैनार किसकी पूजा करते थे, तो जैसे भगवान शिव के त्रिनेत्र हैं, तो वैसे याद रख लो नय नार, यानी कि जिनके त्रिनेत्र हैं, और बाकी अगर अलवार आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो अलवार एंड नैनार सन्स आर रिलेटेड टू विच स्टेट, इट इज तमिलनाडु, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है, मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन किस पुरातत्ववेत्ता के द्वारा किया गया था। अर्थात महाभारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरठ के जिले में एक गांव है हस्तिनापुर, इसका उत्खनन करवाया गया था, खुदाई करवाई गई थी। किसके द्वारा हुआ था ये, अलेक्जेंडर कनिंघम का इससे कोई लेना देना नहीं है, एस.एन. राव भी नहीं है, और जॉन मार्शल भी नहीं। तो बचा कौन सा, बीबी लाल जी के द्वारा, ठीक है। और पूछा जाएगा कि इन्हें कितने स्तर की जानकारी यहाँ से मिली, तो 5 की मिली थी, और आपके लिए दूसरा स्तर और तीसरा स्तर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी तरीके से इंग्लिश में आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, ऐसा कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार केवल जो क्षत्रिय थे यही राजा हो सकते थे, इनमें से कौन से उसके अपवाद है, यानी कि जो शासक क्षत्रिय नहीं थे, जैसे कि मौर्य वंश, तो ब्राह्मण ऐसा मानते हैं कि ये जो थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे और ब्राह्मण कभी क्षत्रिय नहीं बन सकते थे, लेकिन बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि ये तो क्षत्रिय थे। सुंगवा कवट ये इनको अपना उत्तराधिकारी बताते थे, और शक शासक ये बेसिकली मलेशिया से आए थे, जिन्हें ब्राह्मण जो थे बर्बर, अन्य देश या मलेच्छ कहते थे बेसिकली, ठीक है। इन्होंने भी शासन किया था, तो मतलब ये सभी के सभी अपवाद है ना। ऑप्शन डी राइट है, इंग्लिश में भी डी राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें मिलान करना है और बहुत ही अच्छा मिलान है, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्षत्रियों का काम क्या होता था, क्षत्रियों का काम होता था युद्ध करना, सुरक्षा करना, न्याय करना, यज्ञ करवाना और दान को देना। वैश्यों का क्या कर्तव्य होता था, वैश्यों का कर्तव्य होता था कृषि करना, पशुपालन और व्यापार करना। शूद्रों का काम क्या होता था, तीनों वर्णों की सेवा करना, और ब्राह्मणों का काम होता था अध्ययन, वेदों की शिक्षा लेना देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना और दान देना। अब यहाँ पे देखो आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगर पेपर में पूछा जाए कि वर्ण व्यवस्था में आजीविका के क्या साधन थे, तो याद रखेंगे कि कौन क्या क्या काम करता था। तो इसी तरीके से जो हमारा ये सी वाला ऑप्शन है ना, ये राइट होगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में अच्छे तरीके से, बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सिलसिला, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर, तो एमसीक्यू में आ सकता है, सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या है, जंजीर। तो सिलसिला की जो सबसे पहली अटूट कड़ी थी
ये कौन था? ठीक है, क्या वो पैगंबर मोहम्मद से शेख, उलमा या फिर सूफी संत? सूफी संत और उलमा इसका यहाँ पे ज़्यादा कोई संबंध है नहीं, तो पैगंबर मोहम्मद या फिर शेख, तो कौन है? यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद थे। ठीक है? और एक चीज़ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे क्वेश्चन 6 में बताना कमेंट बॉक्स में लिख के कि जो पैगंबर मोहम्मद थे, उन्हें जो इनके मुरीद थे या फिर इनके जो अनुयायी थे, इन्होंने किसकी उपाधि दी थी? ठीक है ना? किस उपाधि से इन्हें सम्मानित किया था बताएँगे, ठीक है? Who was the first unbroken link to the chain that is पैगंबर मोहम्मद। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा बच्चों कि जो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने की किताब है अर्थशास्त्र, जिसमें मौर्य साम्राज्य के न्याय व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था, इसके बारे में बताया गया है। इसके लेखक कौन है अर्थशास्त्र के? तो कौन है भाई इसके लेखक? इसके लेखक है कौटिल्य। और एक आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंडिका किताब है, ठीक है ना, इंडिका, इसके लेखक कौन है? तो याद रखेंगे वो मेगास्थनीज है। ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के हैं और मेगास्थनीज इंडिका के हैं। ठीक है, अब जैसे अशोक का संबंध किससे है? तो ये बेसिकली मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, इसके लिए एक शब्द का उपयोग किया जाता है जिसका जो कि होता है देवलिपि है। ठीक है, और जेम्स प्रिंसे का संबंध किससे है? तो इन्होंने ब्राह्मी लिपि जो थी, ठीक है, ब्राह्मी और खरुश लिपि इसका अर्थ निकाला था। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो एक्स्ट्रा मैंने आपको यहाँ पे बता दी। वैसे यहाँ पे कौटिल्य इसका राइट है। आगे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता के हरियाणा में स्थित स्थल कौन से हैं? तो हरियाणा में 2 स्थल हैं। पहला है राखीगढ़ी और दूसरा है बनावली, यानी कि दोनों ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब आप कहोगे सर जी धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा जो है बच्चों ये गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात में। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा मैं गुजरात का मैप बनाता हूँ एक बार, ठीक है, और ठीक है, जैसे मान लीजिए गुजरात है, ठीक है, तो इस तरफ यहाँ पर जो है, यहाँ पे है नागेश्वर, ठीक है, यहाँ पे है नागेश्वर, और इधर महाराष्ट्र की तरफ, इधर की तरफ आ जाता है आपका लोथल, ठीक, और यहाँ ऊपर की तरफ गुजरात में ऊपर की तरफ राजस्थान के बॉर्डर के पास यहाँ पे आ जाता है धौलावीरा। ठीक है, तो मैप में अभी आप इसको ऐसे इंडिकेट कर लेना जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आ जाइए, इंग्लिश में देख लेंगे इसको। तो यहाँ पे जो है आपका धौला, ये डी वाला राइट हो जाएगा, ए एंड बी बोथ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि इब्न बतूता को दूत के रूप में कब और कहाँ भेजा गया था? ठीक है, तो दिल्ली के उस मुगल सल्तनत के उस समय जो शासक थे उसने इब्न बतूता को कहाँ भेजा था? बेसिकली चाइना भेजा था। अब कब भेजा था? 1342 में। और इसने 1300 आई थिंक 44 में अपने घर जाने की ठानी थी। ठीक है, ये चीज थी। अभी इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है कि 10वीं शताब्दी में अपार समदर और सुंदरार, ठीक है, इनकी कविताओं का संकलन किसमें किया गया था? तवरम में, जिम्मी, सरिया, फिर नलीला दिव्य प्रबंधम। तो जिम्मी एक समुदाय था, ये कोई ग्रंथ नहीं है। सरिया जो है वो मुस्लिम धर्म में एक कानूनी उनका एक तरीके से कह सकते हैं ग्रंथ है, तो ये भी शामिल नहीं होगा। अब नल ईरा दिव्य प्रबंधम का संबंध किससे बच्चों? ये अलवार जो संत हैं इनका एक मुख्य काव्य संकलन है। तो अब कौन सा बचता है? तवरम बच जाता है। तो यानी कि तवरम में अपार समदर और सुंदरार की कविताओं को संकलित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे है महानवी डिब्बा के बारे में कुछ कथन दिए गए, इस पे विचार करना है। तो महानवी डिब्बा जो है ये बहुत ही विशालकाय मंच था, बिल्कुल ठीक है। इस मंच पर हिंदू धर्म में 10 दिन के जो त्योहार होते थे जैसे महानवमी, दशहरा, इनके द्वारा इसको आयोजित किया जाता था, बिल्कुल ठीक है। यहाँ विजयनगर के जो शासक थे वो अपने रुतबे का, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे, बिल्कुल ठीक है। यह एक सामरिक केंद्र था, गलत है, क्योंकि ये सामरिक नहीं, ये एक कैसा केंद्र था? जब सारी की सारी धार्मिक गतिविधियां यहाँ पे हो रही हैं तो कैसा था? धार्मिक केंद्र था। तो चौथा यहाँ पे हट जाएगा, यानी कि जो पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो दूसरा ऑप्शन है ना हमारा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में अच्छे तरीके से? चलिए आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश में देखेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा ठीक है, चौथा गलत है, ऑप्शन बी राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हम सभी को पता है बौद्ध धर्म में स्तूपों का बहुत ज्यादा महत्व है, जैसे अमरावती, सांची स्तूप, भरहुत, ठीक है, और भी सारे बहुत सारे हैं। तो स्तूप जो थे इसमें किन स्थलों को शामिल किया जाता था? तो सबसे पहला तो कुछ ऐसी जगह जहाँ की वनस्पति खास होती थी, जहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अलग होता था, या फिर चट्टाने अलग बहुत ही रहस्यमयी होती थी। ठीक है, विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य, मन को छूने वाला। एक छोटी सी वेदी भी इसमें शामिल होती थी। जी हाँ, स्तूपों में ये सभी के सभी कथन शामिल हैं। और एक चीज और आ जाएगी, स्तूप बेसिकली जो है
इसका सांस्कृतिक अर्थ, इसका सांस्कृतिक क्या होता है, टीला होता है, ठीक है। और स्तूप जो थे वो बौद्ध धर्म में इंपॉर्टेंस इसलिए रखते थे क्योंकि स्तूपों में बेसिकली महात्मा बुद्ध के अवशेष या फिर उनके द्वारा उपयोग की किसी वस्तु को रखा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंस ज्यादा थी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको बताई, ठीक है। हाउ साइड्स आर इंक्लूडेड इन स्तूप, दैट इज ऑल ऑफ द ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डीपली क्वेश्चन है चैप्टर 1 से। जो फयांस के लघुपात्र हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए? तो पहले समझो फयांस क्या है। फयांस बेसिकली एक तरीके का पदार्थ है, ठीक है, जो बहुत ही कम जगह पे पाया जाता था और जहाँ पे पाया जाता था वो बहुत ही महंगा होता था। इसको बनाने की जो तकनीक थी वो बहुत ज्यादा महंगी होने के साथ साथ बहुत ही दुर्लभ थी, बहुत कम पाई जाती थी। तो ये मिला कहाँ से है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो, हम सभी को पता है जो ये महंगी चीज है, तो सिंपल सी बात है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यहाँ पे ज्यादातर अमीर लोग थे, मेनली जो है जानकारी भी ज्यादातर यहीं से मिली अमीर लोगों के बारे में, तो यही राइट है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जेम्स प्रिंसेप ने जो ब्राह्मी और एक और लिपि थी जिसका नाम था खरोष्टी लिपि, ठीक है, इसका अर्थ निकाला था। और ये अर्थ कब निकाला था इन्होंने? 1830 के दशक में, ठीक है। तो कौन कौन सी लिपि का अर्थ निकाला? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का कब निकाला? 1830 के दशक में। अब क्वेश्चन हमारा एक अलग ये है कि अशोक कालीन जो ब्राह्मी लिपि थी, अर्थात जिस लिपि का अशोक के वो जो अभिलेख हैं उसमें उपयोग किया गया है, इसका अर्थ कब निकाला जेम्स प्रिंसेप ने? तो बताएंगे। अब जब ध्यान से सुनो, इन्होंने शुरुआत में जब 1830 की दशक की हमने बात कर दी, तो यानी कि 10, 20 और 58 ये तो हट ही गए। 1830 का दशक बेसिकली इसमें 1838 आ गया है ना, तो ये राइट है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ऐसे मैंने जेम्स प्रिंसेप के बारे में आपको कुछ और भी बातें बता दी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, गद तिंदु जातक नामक जो कहानी है इसमें क्या बताया गया? तो इसमें बेसिकली जो मौर्य साम्राज्य था, इसमें जनता में राजा की क्या छवि थी, इसके बारे में बताया गया था, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे जो एक सेकेंड, हाँ बी वाला राइट होगा, इमेज ऑफ किंग इन पब्लिक, बी होगा बेसिकली, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मनुस्मृति से मिलते जुलते जो उपदेशात्मक प्रकरण थे ये महाभारत में कब जोड़े गए? अर्थात महाभारत में मनुस्मृति से मिलते जुलती कुछ बातें इसमें जोड़ी गई थी। तो ये कब हुआ था भाई? ये हुआ था लगभग 200 ईसा पूर्व, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, 200 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच में, ठीक है। अगर आपसे अब ये पूछा जाए कि मनुस्मृति का जो संकलन है ये कब किया गया था, तो बता देंगे 200 बीसी से 200 एडी के बीच में, यानी कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुआ था, ठीक है। बता दोगे संकलन कब हुआ था अब? ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे एक और क्वेश्चन बहुत ही डीपली है। क्वेश्चन ये है कि सबसे प्राचीन जो कृत्रिम गुफा है ये अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के लिए बनाई गई थी? जैन संप्रदाय? बिल्कुल भी नहीं। बौद्ध संप्रदाय? बिल्कुल भी नहीं। साध्वी कोई संप्रदाय नहीं था, यानी कि आजीविक संप्रदाय के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब देखिए 18 क्या कहता है कि 19वीं शताब्दी में किसने एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत को आगे बढ़ाया? तो वो कौन था? वो था कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। अब ये जो 19 क्वेश्चन है इसमें मैं आपको तकरीबन 5 से 7 बातें बताने वाला हूं जो आपको एमसीक्यू में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या है, राक्षसी तांगड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर को देखने से पहले समझो कि कृष्णदेव राय का जो शासन काल था ये 1509 से लेके 1529 तक का रहा था, यानी कि 20 सालों तक तकरीबन इन्होंने शासन किया था। अब जब इनकी मृत्यु होती है तो उसके पश्चात जो शासन था वो कमजोर होने लगा, ठीक है। अब 1565 में, ठीक है, 1565 में क्या हुआ कि गोलकुंडा, बीजापुर और एक और थी, ठीक है, तो इन तीनों जगह के शासकों ने मिलकर 1565 में विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। तब विजयनगर की सेना का जो नेतृत्व था, यहाँ के जो सेना प्रधानमंत्री थे राम राय, इनके द्वारा किया गया था। और इस युद्ध का नाम है राक्षसी तागड़ी, जिसे हम तालीकोटा का युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बता दी क्वेश्चन के अलावा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान है कि जब जब पृथ्वी पर पापियों का प्रभाव बढ़ा है, दुनिया में अर्थव्यवस्था यह नाश की स्थिति आई है, तब तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान ने अलग अलग अवतारों में उनका नाश किया है, ठीक है, या फिर स्थिति को सामान्य बनाया है। तो ये किसके संबंध में है? ये वैष्णववाद के संबंध में है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कल्पना की जाती है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी तक अपना जो सेक्शन नंबर ए था, ठीक है, इसके टोटल 20 एमसीक्यू, इसके अलावा कुछ मैंने आपको और भी एक्स्ट्रा बातें बताई हर एक क्वेश्चन में, ताकि एमसीक्यू के साथ में आपको कुछ अलग अलग बातें भी समझ में आए। अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और जो क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने पूछा था आपसे, उसका आंसर जरूर देना मुझे, ठीक है बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने क्या पूछा था आपको कि पैगंबर मोहम्मद को उनके मुरीदों ने, शिष्यों ने किस नाम की उपाधि से बेसिकली बुलाया था या फिर उपाधि दी थी, ठीक है। अब सेक्शन बी में आ जाइए, तो यहाँ पे जो है बेसिकली 3 नंबर का हमारा स्रोत आधारित क्वेश्चन होगा, सोर्स बेस्ड। अब आप इसे पढ़ें और इसको समझें क्या है। तो लिखा हुआ है कि प्रारंभ में राजगाह, जो कि आधुनिक बिहार का राजगीर का प्राकृत नाम है, ये मगध की राजधानी थी। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा हुआ राजगाह एक किलेबंद शहर था। फिर बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजगाह से राजधानी हटकर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति रही थी। अब क्वेश्चन देखिए क्या है कि आरंभ में जो मगध की राजधानी थी, क्या थी? ये थी राजगाह। और राजगाह का शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों? राजा का घर। तो याद रखेंगे, राजा का घर। उसके बाद दूसरा कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी क्या बन गई? तो वो थी पाटलिपुत्र, जो कि आज वर्तमान में कहाँ है? पटना में स्थित है, ठीक। आगे, मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? तो 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला ये था कि मगध जो था ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था, क्योंकि इसके इर्द गिर्द पहाड़ियां थी। दूसरा ये था कि आधुनिक तौर पे लोहे का उपयोग सबसे पहले इसी महाजनपद ने शुरू किया था, और लोहे के आधुनिक हथियार भी सबसे पहले इसी महाजनपद के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, तो कृषि अच्छी होती थी, व्यापार अच्छा होता था, गरीबी वगैरह काल तो था ही नहीं, ठीक है ना। यानी कि ये इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा मजबूत थे। साथ ही चौथा पॉइंट आ जाएगा कि जलमार्गों के द्वारा परिवहन बहुत ही आसान था, जिसकी वजह से समय बचता था, पैसा भी बचता था, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे योग्य शासक हुए, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, जिन्होंने मगध को और ज्यादा मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का ये पार्ट हो गया। समझ गए अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे आपको मगध महाजनपद के बारे में बहुत सारी जो एमसीक्यूज थे और एक 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी पता चल गया। इंग्लिश में आ जाइए, तो आप यहाँ से इस पॉइंट को चाहो तो पढ़ लो, मैं सीधा क्वेश्चन बताऊंगा। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध इन द बिगनिंग? इट इज राजगाह। एंड 4th century BC, what was the capital of Magad? It is not Patna, it is पाटलिपुत्र, ठीक है। यहाँ पे वैसे ए दिया हुआ है, बट ए होगा नहीं, पाटलिपुत्र का बेसिकली, ठीक है। एंड उसके बाद में दिस वाज द रीजन ऑफ मगध बीइंग पावरफुल, इट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, टोटल 23 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अब आप मुझे इस बात को कंफर्म करने के लिए कमेंट में जरूर बताओ कि 23 एमसीक्यू में से आप सभी बच्चों ने अपने अपने तरफ से कितने आंसर राइट दिए थे, ठीक है बच्चों। चलिए, अब यहां से शुरुआत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सेक्शन नंबर जो सी है, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे। 3 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन, ठीक है। आ जाइए शुरुआत करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें ना 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पहला देखिए क्या है कि महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और उनमें किए जाने वाले कार्यों को बताइए। तो महाजनपद की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली बात तो ये है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों की अगर हम बात करें, तो इसमें तकरीबन 16 महाजनपदों के नाम हमें बताए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से वज्जी, ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मगध है, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर विशेषताओं में महाजनपदों के शासन की बात आ जाती है कि ज्यादातर जो महाजनपद हुआ करते थे, इनमें राजा का शासन होता था, लेकिन कई ऐसी जगह थी जहाँ पे गढ़ और संघ के नाम से पिछले राज्यों में अनेक लोगों समूह का शासन होता था। जैसे आपने वो क्या नाम है, बौद्ध संघ, बौद्ध गढ़ के बारे में सुना ही होगा चैप्टर 4 में, ठीक है ना। तो वैसे कुछ यहाँ पे भी था, ठीक है। और इस समूह का हर एक व्यक्ति राजा भी कहलाता है, जैसे कि भगवान महावीर, भगवान बुद्ध की बात आ जाती है, ठीक है। फिर महाजनपदों की राजधानी की बात आ जाती है।
तो हर एक महाजनपद की अपनी अपनी राजधानी होती थी, जो कि ज्यादातर किलेबंद ही होती थी और इस राजधानी के रखरखाव के लिए, प्रारंभिक सेनाओं के लिए और नौकरशाही के लिए आर्थिक स्रोत की सहायता होती थी। अब ये आर्थिक स्रोत को लाते कहाँ से थे? तो वही इसके कार्य हैं। शासकों का काम होता था किसानों से, व्यापारियों से और शिल्पकारों से कर को वसूलना और भेंट को वसूलना। ठीक है। साथ ही अगर पैसा कभी कम पड़ गया तो संपत्ति जुटाने का दूसरा तरीका था, दूसरे राज्य पे आक्रमण करके जुटा लो, उसके संसाधनों को हड़प लो, ये चीज थी। तो महाजनपद की विशेषता शासन राजधानी, समझ गए अच्छे तरीके से। अब आ जाता है इसमें अथवा वाले क्वेश्चन कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का जो काल है, ये विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है? तो हम सभी को पता है भाई, ये क्यों माना जाता है विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़? क्योंकि इस समय पूरे विश्व में चिंतकों का उद्भव हो रहा था। अब आपको बहुत से नाम याद नहीं रहेंगे, इसलिए मैं आपको बेसिकली सजेस्ट करूंगा कि आप यूनान के और भारत के याद कर लो। जैसे कि यूनान में प्लेटो और सुकरात, अरस्तु, और भारत में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की बात आ जाएगी। ठीक है। बाकी ईरान में ये सब आप चाहो तो ना भी याद रखो, लेकिन दो देशों के तो याद रख लो आप। ठीक है। इस समय इंसानों ने विश्व व्यवस्था के बीच में और अपने बीच में रिश्ते को समझने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। साथ ही साथ गंगा घाटी में नए राज्य उभर रहे थे, नए शहर उभर रहे थे, जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो रही थी, क्योंकि गंगा घाटी के आसपास है खेत वगैरह जो थे, वहां पे उपजाऊ जमीन थी, भूमि अच्छी हो जाती थी, साथ ही धान की फसल भी ज्यादा होती थी। ठीक है। साथ ही ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी, जो कि ऋग्वेद से हमें मिलती है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में इसका संकलन किया गया था, ये भी इसी समय हुआ था। ठीक है। तो ये सभी रीजन थे जिसकी वजह से ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। क्या क्या बता देंगे? चिंतकों का उद्भव, रिश्ते को समझने की कोशिश, नए नए शहर, पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद का संकलन कब हुआ, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। ठीक है। चलिए अब इंग्लिश में देखेंगे। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ महाजनपद एंड द वर्क इट हियर। तो मेन फीचर्स पहले क्या क्या हैं, रूल कैसे होता था महाजनपद ने, और कैपिटल्स क्या है महाजनपद की, एंड फंक्शंस क्या थे परफॉर्म्ड बाय महाजनपद, ये लिखेंगे। ठीक। अब आगे आ जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाई इज द पीरियड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसी कंसीडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री? तो क्यों है इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री? तो ये आपके सामने पॉइंट आ जाते हैं, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है। आ जाइए अगले की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है हमारा। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अलवार और जो नैनार संत थे, बताइए कि इन्होंने जाति प्रथा का विरोध कैसे किया, या फिर इनका क्या दृष्टिकोण था, ये बताना है। ठीक है। तो अलवार और नैना संत, जो कि इनका संबंध कहां से है, अभी मैंने आपको एक एमसीक्यू बताया था दूसरा वाला, तमिलनाडु से है। ठीक है। आ जाइए। देखिए अलवार और नैना संतों के द्वारा जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी और ब्राह्मणों ने जो अपनी जाति प्रथा बनाई हुई थी, इसका विरोध हुआ था। अब आप पूछोगे कि हमारे पास क्या इसके साक्ष्य हैं? तो साक्ष्य ये हैं बच्चों, क्योंकि ये जो भी अलवार और नैनार भक्ति संत हुआ करते थे, ये किसी एक पर्टिकुलर समुदाय से नहीं, बल्कि समाज में जितने भी समुदाय थे, ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान, वैश्य, शूद्र, चांडाल, या फिर जो भी आदिवासी वगैरह, सब इसमें शामिल होते थे। ठीक है। ब्राह्मणों ने जिन भी व्यक्ति को, जिन भी जाति को, जिन समुदाय को नीच माना, अपवित्र माना, अलवार और नैना संतों ने उन्हें अपने में शामिल किया। ठीक है। अलवार और नैना संतों की जो रचनाएं थी, इन्हें ब्राह्मणों के वेदों के जितना भी महत्व बताया गया। जैसे कि अलवारों का जो मुख्य काव्य संकलन है, नल ईरा दिव्य प्रबंधम, ये भी इसका एक उदाहरण है, जिसका वर्णन तमिल वेद के रूप में किया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, अलवार और नैना संतों ने जो ब्राह्मणीय और जाति प्रथा थी, इसका विरोध किया। या फिर अगर आपसे देखो, या तो दृष्टिकोण पूछा जा सकता है, या फिर क्या इन्होंने विरोध किया था, ऐसे पूछा जा सकता है। आंसर एक ही लिखना है। ठीक है। चलिए इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे कि व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ अलवार एंड नैनासन टुवर्ड्स द कास्ट सिस्टम। तो क्या है इसके बारे में आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अगली की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24, बहुत ही अच्छा है, कि अल ब्रूनी का जाति व्यवस्था के प्रति विवरण लिखिए। यानी कि अल ब्रूनी ने जाति व्यवस्था के बारे में क्या क्या बताया। तो अल ब्रूनी ने ये बताने की कोशिश की कि जिस प्रकार से जाति व्यवस्था भारत में है, जैसे 4 वर्ण हैं, कई सैकड़ों प्रकार की जातियां हैं, ये केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि भारत के साथ साथ फारस और दुनिया के हर एक देश में ज्यादातर पाई जाती है। जैसे अल ब्रूनी बताता है कि जिस प्रकार भारत में 4 वर्ण थे, वैसे ही प्राचीन फारस में भी 4 वर्ग थे। पहला था घोड़सवार शासक वर्ग,
दूसरा था भिक्षु तथा पुरोहित वर्ग और वैज्ञानिक, तीसरा था चिकित्सक खगोलशास्त्री और चौथा जो है ये था एक सेकंड हाँ, ठीक है, तीसरा किसान और अन्य शिल्पकार वर्ग, ठीक है, ये थे। ठीक है ना? तो यानी कि वो ये कहता है कि ये वर्ग केवल भारत में नहीं, बल्कि भारत के अलावा अन्य देशों में भी थे। ठीक है? अल-बिरूनी ने ब्राह्मणों की जो जाति व्यवस्था थी, इसको कुछ हद तक मानना ठीक है, मतलब कुछ हद तक इन्होंने स्वीकार किया। लेकिन जब ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के अंतर्गत ये कहा गया कि अपवित्रता है, तब इस मान्यता को अस्वीकार कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि अल-बिरूनी का कहना ये था कि हर वो वस्तु, हर वो व्यक्ति, हर वो मनुष्य जो पवित्र बेसिकली जो अपवित्र हो गया हो, वो अपनी पवित्रता को दोबारा से प्राप्त कर सकता है। उसने एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार से जब हवा पॉल्यूटेड हो जाती है, तो सन की रोशनी, सूरज की रोशनी उसको स्वच्छ करती है। इस तरह से साथ ही जिस प्रकार से नमक, जो नमक होता है, ये समुद्र में रहते हुए भी समुद्र को गंदा नहीं करता बल्कि उसे गंदा होने से बचाता है। उसी प्रकार मनुष्य यदि अपवित्र हो जाता है तो वो अपनी पवित्रता को दोबारा प्राप्त कर सकता है। ठीक है? उसके अनुसार जाति व्यवस्था में ये जो अपवित्रता का सिद्धांत है ब्राह्मणों का, ये बहुत ही गलत है, प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। ठीक है? तो ये इसका नजरिया था, ये इसका दृष्टिकोण था, इसका अल-बिरूनी का जाति व्यवस्था के प्रति। ठीक है बच्चों? तो आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से? अब इसको इंग्लिश में देखेंगे कि राइट अल्बिनिस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो ये आपके सामने ये पॉइंट है, 3 पॉइंट ये और 3 पॉइंट आपके ये आ जाते हैं। ठीक है? आगे जाइए क्वेश्चन 25। वैसे आपको एक ही में मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 में ले लिया ताकि और एक आधा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको समझा सकूं। ठीक है? देखिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको समझा सकूं ताकि नॉलेज आपकी और ज़्यादा बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लगभग 1500 वर्षों में हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? 2600 बीसी से, ठीक है, 1900 से बेसिकली 1900 बीसी। ठीक है? तो 1500 वर्षों का मतलब कितना हो गया? मान लीजिए फर्स्ट सेंचुरी के आसपास का। ठीक है ना? तो 1500 वर्षों में जब प्रथम शताब्दी की शुरुआत हुई, तो इस दौरान क्या-क्या बदलाव आ चुके थे? तो एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों बदलाव आ चुके थे। जिसमें से यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहला बदलाव तो ये था कि हड़प्पा सभ्यता जो कि मोहनजोदड़ो था, ये सिंधु नदी के आसपास ही था, है ना? तो सिंधु नदी और इसके आसपास की जो नदियाँ थी, इसके किनारे रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद का लेखन किया, जो कि कब से कब तक था? 1500 बीसी से, ठीक है? और ये था 1000 बीसी। तो ये इसके बेसिकली कितने साल में हुआ था? इसी साल में हुआ था, ठीक है? 1500 वर्षों में ही। साथ ही साथ कृषक बस्तियाँ अस्तित्व में आई, ऐसी बस्तियाँ जो किसानी के द्वारा बसाई गई थी, जैसे उत्तर भारत में, दक्कन पठार में, कर्नाटक में, ठीक है? उसके बाद कुछ चरवाहा बस्तियों के भी प्रमाण मिले, यानी कि ऐसी बस्तियाँ बसाई गई थी, जहाँ पे कुछ चरवाहा आते थे कुछ समय के लिए, फिर दूसरी जगह ऐसे जाते रहते थे। ये दक्कन में और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखने को मिली हैं, ठीक है? साथ ही ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के दौरान ये देखा गया मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए-नए तरीके सामने आए। जिस प्रकार से हड़प्पावासी अपने मृतकों को दफनाते थे, अब उसके अलावा शवों के अंतिम संस्कार के दफनाने के अलावा और भी नए तरीके सामने आने लगे। ठीक है? अब जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से एक आपका 3 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल महत्वपूर्ण क्यों काल रहा? क्योंकि इस समय ग्रंथों की रचना हुई, जैसे ऋग्वेद, आरंभिक राज्यों का और नगरों का उदय हुआ, ठीक है? बौद्ध, जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का उदय भी हुआ। जैसा हमने एक एमसीक्यू भी किया था ना, उसमें इसको देखा था। ठीक है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के तकरीबन 1500 के वर्षों के बाद में, पतन के बाद में कैसे-कैसे बदलाव आए? तो सबसे पहले ऋग्वेद का लेखन, ठीक है? कृषक बस्तियाँ अस्तित्व में आईं, चरवाहे वस्तुओं के प्रमाण और शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके और छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल इम्पोर्टेंट ये वाला। ठीक है? तो इस तरह से आपका पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए कि वैदिक परंपरा में जो यज्ञों की परंपरा थी, इसको आपको संक्षेप में बताना है। तो वैदिक परंपरा में जो यज्ञों की परंपरा है, इसके बारे में हम क्या समझते हैं? आइए देखते हैं। देखिए पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो ऋग्वेद का संकलन इससे मिलती है। इस ऋग्वेद के अंतर्गत यज्ञों के बारे में कहा गया है कि यज्ञों में कुछ मुख्य देवता थे, जिसमें पहले सोम, दूसरे इंद्र और तीसरे अग्नि देवता मुख्य माने जाते थे। ठीक है? यज्ञों में जो भी मंत्रों का उच्चारण होता था, ये पहले मौखिक रूप से होता था, ठीक है? जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से याद किए हुए चले आते थे। लेकिन फिर बाद में जो है इनको संकलन करने की जरूरत हुई, तो फिर इन्हें वेदों में लिखा गया। 4 वेद हैं हमारे, ठीक है? उन वेदों में इन्हें लिखा गया।
धार्मिक अनुष्ठान जो थे वो मतलब कि धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे और कुछ सार्वजनिक अनुष्ठान दोनों तरीके के होते थे, ठीक है। यज्ञों के दौरान जैसे कई बार राजसूय यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ होते थे, बड़े बड़े यज्ञ भी किए जाते थे वैदिक परंपरा के अंतर्गत, ठीक है। जैसे आपने रामायण में सुना होगा कि जब माता सीता जी वनवास चले जाते हैं तो प्रभु श्री राम जी क्या करते हैं, राजसूय यज्ञ करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो क्या नाम थे उनके बेटे के, लव और कुश, वो घोड़ा पकड़ लेते हैं, तो ये उसी का एक एग्जाम्पल, ठीक है। यज्ञों के मंत्र में बहुत ही जटिल संस्कृत भाषा वाले मंत्र बोले जाते थे, ठीक है ना। और इसी वजह से क्या होता था कि जटिल संस्कृत भाषा थी तो केवल ब्राह्मण लोग ही इनको समझ पाते थे और इनका उच्चारण करके इन्हें समझ पाते थे, ठीक है। शूद्रों को, महिलाओं को इन्हें सुनने और इनमें शामिल होने की मनाही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन्हें भी शामिल करने जान दिया गया था, ठीक है। तो ये चीजें थी, समझ गए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आपका ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से यहाँ पे हमने कर लिया है कंप्लीट अपना सेक्शन नंबर बी का ये वाले क्वेश्चन, सॉरी सी है बेसिकली ये तो। अब इंग्लिश में देख लेंगे एक बार। तो व्हाट चेंजेस occurred in the approximately 1,500 years after the decline of Harappan civilization? तो क्या क्या हुआ था उसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट है, आप यहाँ से पढ़िए। फिर सेकंड आ जाता है कि राइट ब्रीफली अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ योगास इन द वैदिक ट्रेडिशन। तो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है, उसके बारे में आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन ए, बी, ठीक, और ये सी तीनों कंप्लीट हो गए। अब बारी आ जाती है हमारी सेक्शन नंबर डी, ठीक है। अब सेक्शन नंबर डी को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें हम जो भी क्वेश्चन करेंगे 8-8 नंबर के टोटल हमारे कितने क्वेश्चन होंगे, टोटल होंगे हमारे 3, और अथवा भी मिला ले तो टोटल 6 बन जाए, ठीक है। तो आ जाइए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं अच्छी तरह से। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है, इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगर निर्माण योजना थी, आपको इसका विस्तार से वर्णन करना है, ठीक है। और इस नगर निर्माण योजना में जो मोहनजोदड़ो है उसकी मेन बातें आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो नगर निर्माण की योजना में सबसे पहले हम ये बताएंगे कि नो डाउट कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसके हमारे सामने बहुत से साक्ष्य भी मौजूद हैं। जैसे कि बस्तियों का दो भाग में डिवाइड किया गया था इसे, एक दुर्ग और निचला। दुर्ग जो था इसको ऊंचाई पे बनाया जाता था और यहाँ की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी होती थी। उसके बाद में दुर्ग को बनाया जाता था, उसे दीवार से घेरा गया था। वहीं दूसरी बस्ती थी निचला शहर, इसे भी दीवार से घेरा गया था। बेसिकली निचला शहर जो था ये लोगों के रहने वाले जो आवासीय भवन है इसका उदाहरण देती है, ठीक है। फिर है यहाँ पे पक्की ईंटों तथा मिट्टी से बने मकान, अर्थात मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से हमें बहुत सारे ऐसे घर मिले हैं जहाँ पे ईंटों को धूप में सुखाकर या फिर भट्टी में पकाकर बहुत ही मजबूती से एक निश्चित अनुपात में, जहाँ लंबाई चौड़ाई वगैरह का जो दिया गया वो देख लें, उसके हिसाब से जो है उनको बनाया जाता था, ठीक है। तो अर्थात जो ईंटें थी वो सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी, जो कि इस इशारा करती हैं कि यहाँ पे नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। कई बार ऐसा देखा गया कि जो बस्तियां थी इनको कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित किया गया था। जैसे वो मनके बनाने के लिए बहुत सारे वो पत्थर वगैरह होते थे ना, सेल खड़ी हो गया, कानीन हो गया, और भी बहुत सारी चीजें थी, तो वो ऐसे जहाँ पे मिलते थे वहां पे स्थापित करते थे, यानी कि हाँ ये नगर था। साथ ही नगरों में जो सड़कें थी इनको ग्रिड पद्धति भी बनाया जाता था, ठीक है। जिस प्रकार के जो नगर थे, जैसे वर्तमान में जैसे दिल्ली है या फिर कोई भी शहर है, तो वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, जल निकासी, उसका उत्तम प्रबंध होता है। जहाँ पे क्या होता है कि घर की नालियां जो हैं ये मुख्य नाली से जुड़ी होती थी, और वो जो नाली होती थी वो जाके एक दूसरे नाले में जाके उस पानी को छोड़ती थी। तो ऐसा ही जो एक कॉन्सेप्ट है जल निकासी का, वो हड़प्पा सभ्यता में भी पाया गया, शहरों में पाया गया, ठीक है। पक्की ईंटों से ये खास करके नालियां बनी होती थी और ये नालियां ढकी हुई होती थी ताकि बीमारी वगैरह ना हो, ठीक है। विशेष प्रकार के भवनों के निर्माण जैसे कि बड़े बड़े स्नानागार, अन्नागार, ये भी शामिल हैं, ठीक है। साथ ही जैसे शहरों में क्या होता है कि 2 मंजिल तक के मकान होते हैं, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता के शहरों में भी हमें 2 मंजिल मकान हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि बहुत सारे मकानों से, बहुत सारे घरों से हमें ऊपरी तल तक, दूसरी मंजिल तक जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं इनका उपयोग होता होगा, ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये हैं आपके हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना की पद्धतियां, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझिए। इसमें जो है वो आपके 3-3 नंबर के 3-4 क्वेश्चन भी कंप्लीट होंगे, ठीक है। नॉर्मली 1 नंबर का क्वेश्चन ये है कि पुरातत्वविद किस प्रकार जो शिल्प उत्पादन केंद्र थे इनकी पहचान करते थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि मनके बनाने में प्रयुक्त पदार्थों के नाम बताइए, ठीक है। फिर
मनके बनाने में जो उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है उसको बताइए, और जो सेलखड़ी नमक पत्थर है इससे मनका कैसे प्राप्त किया जाता है ये बताइए। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक ही बार में समझेंगे। देखिए, शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान। बेसिकली शिल्प उत्पादन वहाँ पे किया जाता था जहाँ पे मनके वगैरह बनाए जाते थे। अब आपको मान लीजिए 10,000 साल पहले जगह पे लेके जाया जाए, ठीक है? जहाँ पे आज बहुत सारा कूड़ा-करकट वगैरह पड़ा हो, ठीक है? मतलब वर्तमान का, पुराना नहीं। वहाँ पे आप कैसे पहचान करोगे कि यहाँ पे शिल्प उत्पादन होता था? हम ऐसे पहचान करेंगे, वहाँ पे अगर हमें प्रस्तर पिंड मिलेंगे, पूरे शंख या फिर तांबा कुछ अयस्क या फिर कोई कच्चा माल या फिर शिल्प उत्पादन के लिए जो औज़ार उपयोग किए जाते थे, ठीक है? त्याग दिया गया माल या फिर कोई कूड़ा-करकट, अगर ये मिलेगा, तभी तो हम पहचान पाएँगे ना कि वो शिल्प उत्पादन केंद्र है ना? उसके बाद मनकों के निर्माण के लिए प्रयुक्त पदार्थ, तो 3 से 4 तरीके के पदार्थ हैं। सबसे पहले पत्थर, दूसरे धातु, ठीक है? और तीसरे जो हैं वो कुछ और बातें आती हैं। तो पत्थर कौन-कौन से थे? पहला था कार्निलियन, ठीक है? जो कि सुंदर लाल रंग का होता था। दूसरा था जैस्पर, क्वार्टर और सेलखड़ी। अच्छा, सेलखड़ी के बारे में ना एक आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पाई मोहर जो थी, वो शुरुआती दौर में किससे बनी हुई थी? ठीक है ना? तो हड़प्पाई मोहर शुरुआती में सील खड़ी से बनी हुई थी, याद रखिए। कौन-कौन से धातु मनके में लाए जाते थे? तो तांबा, कांसा, सोना, ये सभी लाए जाते थे। शंख, ठीक है? फायांस भी, पकी हुई ईंटें, ये इनका भी उपयोग किया जाता था। अब मनके को कैसे-कैसे आकार दे सकते थे? तो चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, इस तरीके के दे सकते थे, ठीक है? अब मनके बनाने की प्रक्रिया क्या होती थी? तो मनके बनाने की जो प्रक्रिया है, वो बहुत ही आसान होती थी। सबसे पहले ये देखते थे कि मनका बनाना किससे है? तो जो भी पदार्थ उसमें उपयोग किया गया है, उसको पहले एक आकार दे देते, गोलाकार, आयताकार जैसा देना है, फिर उसकी घिसाई कर देते हैं। ठीक है? अब घिसाई होगी मनके की, तो अब क्या करेंगे? उसपे चित्र बनाएँगे और चित्र बना के फिर से पॉलिश कर देंगे, और पॉलिश करने के बाद में छोटे-छोटे औजारों से उसके अंदर छेद करेंगे, और छेद करने के बाद में एक रस्सी लेंगे या फिर धागा लेंगे और उसको माला में पिरो देंगे। लीजिए, बन गई मनके की माला, हमारी होगी तैयार। ठीक है? घिसाई, चित्र को बनाना, पॉलिश, छेद करना, माला में पिरोना और एक मनके की माला तैयार करना, सिंपल है। अब सेलखड़ी से वही मनका कैसे तैयार किया जाता था? तो सेलखड़ी एक ऐसा मुलायम पत्थर था जिस पर आसानी से कोई भी कार्य किया जा सकता है। जैसे आपकी चौक होती है ना, वैसा ही कुछ था। तो सेलखड़ी को, इसको छोटे-छोटे मतलब इसका चूर्ण बना लिया जाता था, ठीक है ना? पाउडर जैसा, और चूर्ण बना के इसका लेप बना लिया जाता था, फिर सांची में डाल के किसी भी प्रकार का मनका इससे तैयार कर लिया जाता था। अब प्रक्रिया क्या अपनाई जाती है? तो ये प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती थी। बस सिंपल है। ठीक है बच्चों? तो आ गया समझ में कि मनके बनाने के लिए सेलखड़ क्या-क्या प्रयोग होता है, पत्थर में क्या प्रक्रिया है, और सेलखड़ी से मनका कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो जाता है। आगे देखते हैं इंग्लिश में, डिस्क्राइब इन डिटेल द सिटी कंस्ट्रक्शन प्लान फॉर द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो क्या है इसके बारे में? द सिटी कंस्ट्रक्शन प्लान ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एज फॉलोज। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है? 2 पार्ट्स में जो बेसिकली बस्तियां थी वो डिवाइड्स थी। ठीक है? हाउस मेड एंड बैक्ड ब्रिक्स, इसकी बात आ जाएगी। द लोएस्ट सिटी, इसकी बात आ जाएगी। एंड कुछ और बातें हैं जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है? एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है? 3 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है कि आपको पहचानना है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर था। ठीक है? और आपको उन चीज़ों के मटेरियल के नाम बताने हैं जो कि मनके बनाने में उपयोग किए जाते हैं, और आपको मनके बनाने का जो प्रोसेस है वो बताना है, और फिर एल्बेस्टर यानी कि सिलखड़ी से कैसे मनका प्राप्त किया जाता है ये बताना है। ठीक है? तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है क्राफ्ट सेंट्रिक प्रोडक्शन का? तो ऐसे होता है, ठीक है? और किस-किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है इसको बनाने के लिए? तो स्टोन का, मेटल्स का, और क्या-क्या उसको बेसिकली आकार दिया जा सकता है, तो ये चीज़ें। प्रोसेस क्या है इसको बनाने का? तो प्रोसेस आपके सामने ये 4 पॉइंट में है, और एब्लिस्टर से क्या-क्या कैसे बनाया जा सकता था? सॉरी, अलाबास्टर से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है? चलिए, 44 मिनट हो चुके हैं, आने वाले 15 मिनट के अंदर हमें वीडियो खत्म करनी है। चलिए जल्दी से देखते हैं। देखिए अगला 27 कि विजयनगर साम्राज्य में जल की आपूर्ति जो थी वो कैसे की जाती थी, और सिंचाई उद्देश्य के लिए इसका विकास कैसे हुआ था, उदाहरण सहित बताइए। तो विजयनगर साम्राज्य में जल की कैसे आपूर्ति की जाती थी, चलिए देखते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में जो जल था उसकी आपूर्ति जो थी वो बेसिकली उसके लिए बहुत सारे कृत्रिम तरीके अपनाए जाते थे, बहुत सारी प्राकृतिक तरीके भी थे। जैसे कि सबसे पहला, यहाँ पर एक प्राकृतिक कुंड था, अर्थात विजयनगर का अगर हम बात करें भौगोलिक स्थिति के सबसे ऐसे तत्व की जो हमारे बहुत ही चौंका देने वाला तथ्य है, वो था तुंगभद्रा नदी के द्वारा
बनाया गया एक प्राकृतिक कुंड, और ये एक ऐसा कुंड था जहां से पानी कभी समाप्त होता ही नहीं था। ठीक है, और यह तुंगभद्रा नदी उत्तर से पूर्व दिशा में बहती थी। ठीक है, उसके बाद विजयनगर के आसपास का जो भूदृश्य है, जो पहाड़ियां थी, ये ग्रेनाइट से बनी हुई थी, और ग्रेनाइट से बनने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी जलधाराएं आकर नदी से मिलती थी। ठीक है, लगभग सभी जलधाराएं एक साथ मिलकर बांध बनाती थी और कई प्रकार के हौजों का निर्माण किया जाता था। जैसे कि एक हौज का नाम है कमलपुरम जलाशय। इस हौज का निर्माण बेसिकली 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था, और इस हौज के पानी से आसपास के खेतों की सिंचाई की जाती थी, और बहुत सारी नहरों के माध्यम से राज्य के केंद्र तक पानी को लेके जाया जाता था। ठीक है, अब विजयनगर बेसिकली शुष्क क्षेत्र था, इसलिए यह पानी का संचयन करना और इसका प्रबंधन करना इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। इसके लिए एक जलाशय हो गया, एक नहर हो गई, इसका निर्माण हुआ था, जैसे कि हीरिया नहर। तो हीरिया नहर का निर्माण बेसिकली संगम वंश के राजाओं ने करवाया था। ठीक है, इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था, और इस जल का उपयोग सिंचाई अन्य माध्यमों के लिए किया जाता था। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया कि विजयनगर साम्राज्य में जल की आपूर्ति कैसे होती थी। तो बहुत ही आसान है, क्या क्या पॉइंट आपको बताना है। सबसे पहले बताएंगे प्राकृतिक कुंड की बात। ठीक है, ग्रेनाइट पहाड़ियों से आने वाली जलधाराओं की बात, उसके बाद बांध बनने की बात आ जाएगी, फिर संचयन की बात आती है, फिर जलाशय का निर्माण होता है, जलाशय के पानी का उपयोग कैसे किया जाता है, जैसे कमलपुरम जलाशय, और फिर हीरा नहर की बात, कैसे उपयोग होता है और निर्माण किसने करवाया। ठीक है, तो ये जलाशय की बात हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि विजयनगर के राजकीय केंद्र में पाई जाने वाली जो प्रमुख संरचना है, महानवी डिब्बा है। आपको महानवी डिब्बा के जो अनुष्ठानिक विवरण है इसका उल्लेख करना है, यानी कि महानवी डिब्बा का ही आपको विशेषता बता देनी है। ठीक है, तो देखो भाई, विजयनगर साम्राज्य के राजकीय के तकरीबन 60 से अधिक तो मंदिर पाए गए, और 30 से अधिक तो राजा के महल पाए गए, जिसमें से एक था जिसमें एक मंदिर के रूप में महानवी डिब्बा का उपयोग किया गया। ठीक है, महानवी डिब्बा एक बहुत ही बड़ा विशालकाय मंच हुआ करता था, और ये लगभग इसका आधार जो है, देखिए कितने एरिया में फैला हुआ था, 11,000 वर्ग फीट में। ठीक है, ऊंचाई इसकी 40 फीट हुआ करती थी, बहुत ही बड़ा जैसा मंच था। ठीक है, इस दीवार पर, इसकी जो दीवार है इस पे कुछ चित्र भी मिले हैं, एक लकड़ी की संरचना भी मिली जिसे सभा मंडप बोलते हैं। अब हमसे जो मेन आंसर पूछा गया है वो अनुष्ठान के बारे में पूछा गया है। तो महानवी डिब्बा से संबंधित ये जो अनुष्ठान होते थे, ये सितंबर और अक्टूबर के शरद मास में मनाए जाने वाले जो 10 दिन के हिंदू त्योहार थे, जिसे दशहरा उत्तर भारत में बोलते हैं, दुर्गा पूजा बंगाल में बोलते हैं, और हर जगह नवरात्रि और महानवी बोलते हैं, इसमें होता था। ठीक है, इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपने रुतबे का, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अनुष्ठान की शुरुआत कैसे होती थी? तो शुरुआत ऐसे होती थी, इस अवसर पर सबसे पहले तो एक अनुष्ठान होता था। ठीक है, इस अनुष्ठान में मूर्ति की पूजा होती थी, उसके बाद फिर राज्य के अश्व की पूजा होती थी, उसके बाद फिर भैंस या फिर किसी अन्य जानवर की बलि दी जाती थी। उसके बाद पूजा संपन्न हो गई। अब पूजा संपन्न होने के बाद फिर होती थी प्रतिस्पर्धाएं, जैसे नृत्य प्रतिस्पर्धा हो गई, कुश्ती प्रतिस्पर्धा हो गई। ठीक है, घोड़े, हाथी, रथ, इनकी सैनिकों की एक शोभा यात्रा वगैरह निकाली जाती थी, तो ये इसमें शामिल है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे जो नायक होते थे, जो अमर नायक होते थे, और इनकी जो अधीनता राजा ने स्वीकार की थी, वो यहाँ पे आते थे इनको औपचारिक भेंट वगैरह देने के लिए। तो लोग देखते थे इन अमर नायकों को, बड़े बड़े राजाओं को इस समय। ठीक है, जब त्योहार का अंतिम दिन होता था, जैसे दशहरा हो गया या फिर नवमी मान लीजिए, तो इस समय अंतिम दिन राजा अपने नायकों की, अमर नायकों की जो सेना होती थी, या फिर खुद अमर नायकों को ये उनका निरीक्षण करते थे। ठीक है, और एक विवाद है कि महानवी डिब्बा, जो कि बहुत बड़ी संरचना है, 11,000 वर्ग फुट और 40 फीट की ऊंचाई, इसका एक राजा के महल में होना बहुत ही एक विवाद का कारण है, क्योंकि राजा का महल ज्यादा से ज्यादा कितने एरिया में फैला हुआ, कुछ 400-500 ऑब्वियसली वर्ग फीट में होगा, लेकिन ये संरचना ही केवल और केवल 11,000 वर्ग फीट की है, तो ये एक विवाद भी है बेसिकली। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था महानवी डिब्बा की विशेषताओं के बारे में। समझ गए अच्छे तरीके से? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया। आगे बात आ जाती है आपकी इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखने की। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखेंगे, हाउ वाज वाटर सप्लाइड इन द विजयनगर एम्पायर एंड हाउ वाज इट डेवलप्ड फॉर इरिगेशन पर्पस, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स। तो कैसे होता था, नेचुरल पूल की बात आ जाएगी। ठीक है, सराउंडिंग लैंडस्केप की बात आ जाएगी, कमलपुरम जो रिजर्वर है इसकी, और हीरा कैनल इसकी बात आएगी। आप इसको पढ़ लो अच्छे से, जो आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर इंग्लिश में देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। मेंशन द रिचुअलिस्टिक डिटेल्स ऑफ द महानवी डिब्बा एज ए मेजर स्ट्रक्चर फाउंड इन द रॉयल सेंटर ऑफ द
विजयनगर एम्पायर। तो कैसे क्या क्या लिखेंगे इसके बारे में आ जाइए। महानवी बॉक्स महानवी डिब्बा ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला दूसरा इसका इंट्रोडक्शन हो जाता है। मेन आंसर आपका यहाँ से जो होगा रिचुअल्स से, ठीक है। तो ए बी यानी कि डी ई हो जाता है बेसिकली। यहाँ से आप देख लो, ये इसके पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो है 50 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी हमें 10 से लेके 15 मिनट और लगेंगे, ठीक है। 1 घंटा हो जाएगा मतलब पूरा, ठीक है। अब देखो बहुत ही आसान है कि महाभारत काल के दौरान देखे गए जो पारिवारिक संबंध है आपको इसका वर्णन करना है। इस क्वेश्चन को मैं आपको पेपर नंबर 2 में पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको नहीं समझाऊंगा इसे। आप इसे चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ परिवार क्या होता है, पारिवारिक रिश्ते कैसे थे, नैशनल के कौरव संबंध होते थे। पितृवंशिकता की बात आ जाती है, कौरव पांडव के बीच में भूमि सत्ता को लेकर जो युद्ध हुआ था, फिर युधिष्ठिर को उत्तराधिकारी बनाया था, ये इसकी बात आती है। उत्तराधिकारी के लिए पुत्र नहीं होता है तो भाई उत्तराधिकारी बन जाता है, ठीक है। अगर भाई भी नहीं है तो बंधु बांधव बन जाते थे। कन्यादान की बात आ जाती है, स्त्रियों ने भी बेसिकली सत्ता का वो किया था, ये कुछ बातें थी इसमें, ठीक है। अब जो एक नया क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि जो चिश्ती खानका है आपको इसमें जीवन का वर्णन करना है। तो चिश्ती खानका में जीवन कैसा होता था, आइए समझते हैं। देखिए चिश्ती खानका में बेसिकली खानका जो है ये एक सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। जैसे कि शेख निजामुद्दीन की औलिया की खानका जो कि दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो ये इनके लिए एक जीवन का केंद्र बिंदु था। खानका में कई छोटे छोटे कमरे होते थे और एक बड़ा सा हॉल होता था जहाँ पे सहवासी अतिथि रहने आते थे और जो पैगंबर होते थे या फिर सूफी संत उनकी उपासना करते थे, ठीक है। शेख जो होता था इस खानका का, वो एक छोटे से कमरे में छत पर रहता था, सबसे ऊपर रहता था छत पे, ठीक है। जहाँ पे वो मेहमानों से या फिर जो लोग होते थे उनसे सुबह शाम मिलते थे, ठीक है। आंगन जो था ये एक गलियारे से घिरा हुआ था और खानका के चारों ओर दीवारों का निर्माण किया गया था ताकि कोई जो है बाहर से इसमें आ जा ना सके, ठीक है। अर्थात कोई आक्रमण वगैरह ना कर दे, कुछ ऐसा था, ठीक है। यहाँ एक सामुदायिक रसोई चलती थी जिसे लंगर बोला जाता था। और ये जो रसोई है वो फुतहू से चलती थी यानी कि बिना मांगी खैर। अर्थात यहाँ पर जो भी सहवासी, जो भी अतिथि, जो भी मेहमान आते थे वो बिना मांगे यहाँ पे कुछ खैर देते थे, कुछ पैसा वैसा आर्थिक सहायता देते थे। उसी से हमेशा एक रसोई चलती थी जिसे लंगर बोला जाता था, ठीक है। सुबह से देर रात तक समाज में उपस्थित हर एक तबके के लोग यहाँ पे इबादत करने के लिए, तावीज लेने के लिए, अनुयायी बनने के लिए या फिर दर्शन करने के लिए आते थे, ठीक है। कुछ बड़े बड़े राजा, कुछ धनी लोग यहाँ पे अपने न्याय के लिए किसी काम को करने की मशवरा लेने के लिए आते थे। जैसे आपने देखा था सूफी संत हो गए या फिर भक्ति संत हो गए, इनके राज्यों के साथ संबंध भी ऐसे थे। तो ये एक उसका उदाहरण है, ठीक है। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिद्दी हो गए, अमीर खुसरो हो गए, जियाउद्दीन बदनी हो गए, ये इन सभी के बारे में शेख ने लिखा था। फिर खानका के फैलाव की बात आ जाती है तो शेख निजामुद्दीन के कई आध्यात्मिक सॉरी शेख निजामुद्दीन ने कई सारे जो आध्यात्मिक वारिस थे इनको चुना और उन्होंने अलग अलग भागों में खानका को स्थापित करने के लिए इनको भेज दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे चिश्तियों के उपदेश, उनकी संस्थाएं जो थी वो केवल एक जगह नहीं बल्कि पूरे भारत में फैलने लगी, ठीक है। और ऐसे ही शेख निजामुद्दीन ने जिन वारिसों को चुना आगे चल के वो शेख बने। फिर उन वारिसों ने अपने जो मुरीद थे उनको चुना, फिर वो मुरीद शेख बने, ऐसी ही प्रक्रिया चलती रही, ठीक है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण दरगाह है, ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। पूछा जा सकता है एक और क्वेश्चन, इसे किस अन्य नाम से जानते हैं, तो वह गरीब नवाज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका अच्छी तरीके से यहाँ पे, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन था महाभारत वाला चिश्ती खानका वाला, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। अब आप इससे चाहो तो इंग्लिश में देख लो, डिस्क्राइब द फैमिली रिलेशनशिप सीन ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड। तो क्या था इसके बारे में पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब लाइफ इन चिश्ती खानका। तो चिश्ती खानका में जीवन कैसे चलता था, इसके बारे में आप इन पॉइंट्स को पढ़िए और यहाँ से इसको समझ सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आ गया जाएगा आपका 1-2 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है बच्चों। चलिए तो इस तरीके से हमारा सेक्शन डी कंप्लीट हो गया। 8-8 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन, जैसे 5 तो नए थे, एक पुराना क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले सेक्शन की, जो कि है सेक्शन नंबर ए, ठीक है। जिसमें हमारे 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे और ये होंगे स्रोत आधारित, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है वो एक ईश्वर के बारे में है और ये बेसिकली जो कबीर जी हैं इनके द्वारा रचित है। आप चाहो तो इसे पढ़ लो, मैं आपको सीधा सीधा इसके क्वेश्चन आंसर को करवाऊंगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि कबीर जी ने किस प्रकार की भक्ति को अपना समर्थन दिया है, तो उन्होंने निर्गुण भक्ति को
और केवल ईश्वर की आराधना करने को समर्थन दिया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कबीर जी ने परम सत्य को वर्णित करने के लिए किन नामों का सहारा लिया? तो बेसिकली इसमें आपको दो दर्शन बताने हैं, एक तो इस्लामिक दर्शन और दूसरा वेदांत दर्शन। तो इस्लामिक दर्शन की तरह इन्होंने सत्य को अल्लाह कहा है, खुदा कहा है, हजरत और पीर कहा है। वेदांत दर्शन के अनुसार इन्होंने सत्य को अलख और निराकार कहा है। ठीक है। तीसरा आ जाता है कि कवि से संबंधित जो दो ग्रंथ हैं, आपको इनके नाम और उनकी विशेषता बतानी है। पहले तो ये देखो, कबीर की वाणी को बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया गया। अब ये बीजक ग्रंथ आगे चल के कई भाग में डिवाइड हो गया, जैसे कि कबीर बीजक आ जाता है। कबीर बीजक जो है ये कबीर पंथों के द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के स्थानों में संरक्षित है, इससे संबंधित है। कबीर ग्रंथावली, इसका संबंध राजस्थान के दादूपंथियों से है। और आदि ग्रंथ साहिब में भी कबीर के कई पद संकलित किए गए हैं। तो अब आपसे एमसीक्यू में इन चारों क्वेश्चन के बारे में एक आधा तो पूछा ही जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो तीनों के तीनों आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का था, दूसरा 2 का और तीसरा भी 2 का था। ठीक है, अब आ जाइए इंग्लिश में। वन गॉड, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ लो, ये सारे का सारा आपका दिया गया इंग्लिश में पैसेज। रही बात क्वेश्चन की, तो हर एक क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, पहला दूसरा आ जाता है और ये आपका यहाँ पे तीसरा आ जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे। ये चैप्टर 4 से है और ये वो समय है जब महात्मा बुद्ध अपने परिनिर्वाण की तरफ जा रहे थे। ठीक है, तब जो आनंद था उसका शिष्य, सबसे प्यारा शिष्य, उसने कुछ पूछा था। ठीक है, तो उसके बारे में ये कहानी थी। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि स्तूप हैं क्या। ठीक है, और आनंद को स्तूप बनाने की सलाह किसने दी थी? तो स्तूप जो है वो पवित्र स्थान थे और उन्होंने बुद्ध के अवशेषों को, उनके शरीर शारीरिक अवशेष या फिर उनके द्वारा उपयोग की गई जो वस्तु थी, उनको इन स्तूपों के माध्यम से संरक्षित किया गया था। ठीक है, ये चीज थी। उसके बाद तीसरा क्या है कि तथागत कौन थे, उन्होंने स्तूप के महत्व के बारे में क्या बताया। तो तथागत कौन थे? तथागत जो है ये बुद्ध का ही एक के दूसरा नाम है। ठीक है, उन्होंने आनंद से कहा, हे आनंद, तुम्हें इन सारे सांसारिक अवशेषों का सम्मान महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के अच्छे कर्म को महत्व पर जोर देना चाहिए। पवित्र स्थानों पर स्तूप बनवाए जाने चाहिए। यदि कोई उन्हें माला या फिर पहनाता है या प्रणाम करता है तो इससे उसे न केवल मानसिक शांति मिलेगी बल्कि उसे लाभ और आनंद भी मिलेगा। ठीक है, तो ये तथागत बुद्ध का कथन था। उसके बाद आपको किन्हीं 3 स्थानों के नाम बताने हैं जहाँ ये स्तूप बनाए गए थे। तो तीन स्थान में सबसे पहला है भरूच, सांची, सारनाथ। और वैसे अमरावती तो नष्ट हो गया था, लेकिन वर्तमान में भरूच, सांची और सारनाथ ये 3 तो उपलब्ध है। ठीक है, आगे आ जाता है इंग्लिश में ये क्वेश्चन, वाई वर द स्तूप्स मेड। तो आप यहाँ से पढ़ लो इसे। रही बात इसकी क्वेश्चन आंसर की, तो आप 2 क्वेश्चन का आंसर तो एक ही बार यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, पहला आपका ये हो जाएगा, सेकंड आपका यहाँ पे आ जाएगा एंड उसके बाद में जो तीसरा वाला है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की, जो कि यहाँ पे दिया है द्रौपदी के प्रश्न के बारे में। ठीक है, अभी द्रौपदी के प्रश्न के बारे में आप चाहो तो यहाँ से पढ़ लो, काफी बड़ा पैसेज है ये। ठीक है, मैं सीधा सीधा वही बात क्वेश्चन आंसर आपको करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पांचाल द्रुपद ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की थी। तो अगर आपको महाभारत का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आपको पता होगा कि द्रुपद ने एक ऐसी प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसमें चुनौती ये थी कि धनुष पे पतंजलि चढ़ानी है। ठीक है, और उससे जो थाली नीचे रखी हुई है उसमें जल है और ऊपर है एक मीन यानी कि मछली, उसकी आंख में आपको जो है इस धनुष पे जो तीर है उसको मार। ठीक है ना, तो ये था। उसके बाद द्रौपदी को पांडवों की पत्नी होने के लिए राजा द्रुपद को समझाने के लिए व्यास ने कौन सा स्पष्टीकरण दिया। तो व्यास ने बताया कि पांडव वास्तव में इंद्र के ही अवतार थे। उन्होंने यह भी बताया कि जिस महिला को भगवान शिव ने 5 पति होने का आशीर्वाद दे दिया था उसने अब द्रौपदी के रूप में पुनर्जन्म लिया है। ठीक है, इसीलिए व्यास जी ने जब ये बात जो है वो द्रुपद को बताई तो वो इस बात से मान गई कि हाँ चलिए कोई बात नहीं, द्रौपदी वही बेसिकली स्त्री है जिसको भगवान शिव ने वरदान दिया था 5 पति का, और इंद्र जो थे वो पांडव के रूप में अवतरित हुए हैं, ये बातें कही थी। ठीक है, उसके बाद द्रौपदी का पांडवों से विवाह किस प्रकार का विवाह था और विवाह के स्वरूप के विषय में इतिहासकारों को 2 विचार किए। तो हम सभी को पता है पांडवों का जो द्रौपदी से विवाह हुआ यह कैसा था। यह है
बहुपतित्व का उदाहरण है। अर्थात द्रौपदी का जो विवाह पांडवों से हुआ ये बहुपतित्व अर्थात बहुपति, ठीक है ना, एक से अधिक पति का होना इसका उदाहरण है। कुछ जो इतिहासकार हैं इनका मानना ये है कि इस प्रकार के विवाह संभवतः समाज में कुछ वर्गों में प्रचलित थे। कुछ का मानना ये था कि ऐसी परंपरा केवल हिमालय के क्षेत्र में ही मौजूद रही थी। ठीक है, तो आपका ये वाला कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट द्रौपदी के विवाह, द्रौपदी की शादी, ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसको इंग्लिश देख लीजिए कि द्रौपदीज वेडिंग, ठीक है, या फिर द्रौपदीज मैरिज, इस तरीके से आ जाएगा। रही बात क्वेश्चन की, तो क्या क्या इसके क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फिर सेकंड वाला आपका यहाँ पे दिया गया है, एंड द लास्ट वन जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, वेल यहाँ पे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो हो रही है। ठीक है, 1 घंटा हो चुका है। अभी आपके लिए देखिए, मैं आपकी जो सेकंड वाली बुक है, कौन सी सेकंड वाली बुक है, इसके लिए 8 नंबर की जो एक वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो भी लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो उसको भी आप जरूर से देखिएगा। ओके, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, वो भी मैं शायद अभी 9 बजे तक उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब सेक्शन एफ की बात कर लेते हैं। ये हमारे मैप बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, और बेसिकली एक ही क्वेश्चन है 5 नंबर का, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है कि भारत के दिए राजनीतिक मानचित्र पर हमें कुछ कुछ अंकित करना है, जैसे कि ए बी सी ये मैप में दिया गया है। ठीक है, अब इन ए बी सी में हमें ये पहचानना है कौन सा अमरावती है, कौन सा अजंता है, कौन सा लुम्बिनी है। तो आ जाइए मैप में समझते हैं। तो कौन सा अमरावती है, कौन सा लुम्बिनी है, कौन सा अजंता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर ये जो है ये है लुम्बिनी। ठीक है, ये नेपाल में, एक सेकंड, ये तो गलत हो गया चलिए एक सेकंड, देखिए ये जो सी वाला है ये क्या है, ये है लुम्बिनी। ठीक है, बी वाला क्या है, बी वाला है अमरावती। ठीक, बी वाला अमरावती। ए वाला क्या है, ए वाला है अजंता, और यहाँ पर आ जाती है सांची, और सांची के नीचे इधर भरूच आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे भरूच आ जाता है, यहाँ पे जो है वो सारनाथ आ जाता है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे नासिक आ जाता है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को जरूर याद रखना। उसके बाद में अब ये समझ गए कौन सा कहाँ पे है। अमरावती जो था ये आपका बी था, अजंता सी था, लुम्बिनी ए था। ठीक, भारत की रूपरेखा मानचित्र पर विजयनगर और चंद्रगिरी, ठीक है, ये आपको दर्शाना है। तो विजयनगर और चंद्रगिरी की जब यहाँ पे हम बात करेंगे तो कहाँ कहाँ पे देख लीजिए, एक सेकंड, विजयनगर नहीं बीजापुर है। ठीक है, वैसे तो आपका जो विजयनगर है वो इस वाली जगह पे है, बात यहाँ पे हम कर रहे हैं बीजापुर की और चंद्रगिरी की, है ना। तो आ जाइए देखते हैं कहाँ पे है, ये रहा देखो, चंद्रगिरी आपका यहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, और जो बीजापुर है ये आपका जो ये राज्य है, ठीक है, यहाँ पे है इस वाली जगह पे। ठीक है, और इसी के नीचे यहाँ पर जो है वो आपका विजयनगर आ जाता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका मैप। तो इस तरीके से आपका ये मैप हो गया ना, कहाँ पे कौन सा है, अजंता, लुम्बिनी, अमरावती, चंद्रगिरी, बीजापुर, विजयनगर, भादोर, सांची, सारनाथ, नासिक, सब कुछ मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, वेल देखिए यहाँ पे हमने आज की वीडियो को तो कंप्लीट कर ही ली है, बट एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। क्या सर, ये जो वीडियो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, ये अराउंड 1 घंटे तक की हो ही चुकी है ऑलरेडी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो आपने मुझे सबसे पहले क्या करना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया नहीं आए। ठीक है, कुछ भी डाउट हो जाता है तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, चैनल के नाम से आप जाके सर्च कर लेना, जस्ट स्मार्ट नॉलेज, और मैसेज कर लेना। ठीक है, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम का हैंडल है JSK 12th ठीक क्लास। ठीक है, JSK 12th क्लास, जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट नोट्स वीडियो अपडेट आती रहती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो आप इस वीडियो को प्यारा से एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। साथ ही इससे अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर से शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आप चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल का आइकन होता है इसे जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाया करे। ठीक है, चलिए इस 1 घंटे की वीडियो को देखने के लिए, साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।